ये क्या माँ जी, आप इस मॉडर्न लड़के की आरती क्यों कर रही हो? ये जी, आपने मुझे धोखा दिया है। मेरी सौतन ला दी आपने। अब मैं क्या करूंगी? मेरे तो भागे उजड़ गए। क्यों रे? इतने दिनों से हम तुझे माथा पीट पीट कर कितना समझा रहे थे कि सुधर जा, अपने अंदर थोड़ा बदलाव ला। लेकिन नहीं, तूने हमारी एक नहीं सुनी, बस ढीठ बनकर अपनी मनमानी करती रही। इसीलिए मेरे बेटे ने अपने लिए दूसरी बीवी चुन ली और अब से तेरा अंगद पर कोई अधिकार नहीं। क्या? लेट्स गो बेबी। हमारा कमरा सजाया हुआ है, खास हम दोनों के लिए, और उस कमरे में कोई तीसरा नहीं आ पाएगा। यस बेबी, चलो। इस तरह अंगद हीरा का हाथ थामकर उसे कमरे में लेकर जाता है। अब एक ही घर में रहकर रजनी हर तरह से पराई हो जाती है। दया रे दया, जरा देखो तो माँ जी, हीरा ने कैसी छोटे कपड़े पहने हैं। इसे तो जरा भी शर्म नहीं आती। शट अप रजनी, अगर मैं ऐसे बोल्डन मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ तो मैं ड्रेस कुर्ती और साड़ियाँ भी पहन सकती हूँ। दोनों का बैलेंस मेंटेन करना आता है मुझे। यूं ही बस कुर्ती और साड़ियाँ पहनकर नहीं चलता। ये शहर है शहर, और यहाँ का स्टाइल अलग है, जैसे कि गांव का स्टाइल अलग होता है। हाँ, एकदम बराबर कहा तूने बहू। और तुझे जैसे कपड़े पहनने हैं बिंदास पहन। उल्टा मैं तो कहती हूँ कि मुझे भी एक दो जोड़ी दिला दे। मैं भी एक बार पहनना चाहती हूँ उसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, बिल्कुल पहनना। फिर हम दोनों साथ में घूमेंगे। रजनी बस हैरान रह जाती है। फिर रात के समय जब रजनी हीरा और अंगद के कमरे से गुजर रही होती है, तभी उसे आवाजें सुनाई देती हैं। ओफो अंगद, छोड़ो ना मुझे। एक किस तो बनती है यार। चलो पास आओ, ज्यादा नखरे मत करो। हे भगवान, मेरे पति के साथ कोई और औरत, ये सब। फिर अगली सुबह शर्म नहीं आई मतलब? अरे किस बात की शर्म करूं मैं? कल रात को मैंने सब कुछ सुना। छी, मुझे तो बताने में भी घिन आ रही है। क्यों? मैं अपनी दूसरी बेबी के साथ रोमांस कर रहा था, तो उसमें कौन सी गलत बात हुई? अरे तुम्हारे साथ जब भी मैं रोमांस करने की कोशिश करता, तब तब तुम शर्माने का नाटक करती थी। अरे कभी भी तुमने हमारे रिश्ते को वक्त ही नहीं दिया, कोई महत्व नहीं दिया इस शादी को। बस दब कर रही, जबकि मैं ये चाहता था कि तुम मेरी बीवी से पहले मेरी अच्छी दोस्त बनो। लेकिन नहीं, तुम वो भी नहीं बन पाई। इसलिए अब मेरी अच्छी दोस्त ईरा है, और बीवी भी। और ईरा और मैं 2 दिनों के बाद हनीमून के लिए जा रहे हैं। हम वहां पर बहुत घूमेंगे, बहुत मजा भी करेंगे हम दोनों, जो कि तुम्हारे साथ में कभी नहीं कर पाया। रजनी के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता, और अंगद वहां से चला जाता है। और तभी वहां पर मालती आती है। तुझ पर इस समय क्या बीत रही है, ये मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। लेकिन इन सब के लिए जिम्मेदार भी तू ही है रजनी। देख बेटा, तूने चाहा कि हम तेरे अनुसार बर्ताव करें, लेकिन वो तो हम सब तब करते जब हम लोग गांव में होते। लेकिन अब हम लोग शहर में हैं। लेकिन हमारा मान रखने के लिए तूने अपने आप में कोई बदलाव नहीं लाया। और तेरा बर्ताव यही दर्शाता है कि तुम्हारे मन में हमारे लिए कितना प्यार है, कितनी इज्जत करती है तू हमारी। पर माँ जी, मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई थी? मैं जबरदस्ती मॉडर्न थोड़ी ना बन सकती हूँ। देख बेटा, तुझ पर जबरदस्ती किसी ने भी नहीं की, और ना ही कोई कर रहा है। लेकिन इन सब में तेरी ही भलाई है। तुझे मैंने पहले भी कहा था, और आज भी मैं वही कह रही हूँ, कि जिस दिन तू अपने आप में बदलाव लाएगी, उस दिन तुझे खुद को भी बहुत खुशी महसूस होगी। देख, तुझे कोई पूरी तरह बदलने के लिए नहीं कह रहा, बस थोड़ा बहुत तो बदलाव ला। लेकिन अफसोस, इतना समझाने के बाद भी तुझ में कोई बदलाव नहीं आया, और अब तो वक्त तेरे हाथ से निकल चुका है। इतना कहकर मालती वहां से चली जाती है, और रजनी भी अकेली चिंता में खड़ी रहती है।
घर वालों से नाराज होकर वो घर के बाहर झोपड़ी बांधती है और वो वहीं पर जाकर रहने लगती है। ये सब आप क्या कर रही हो भाभी? भैया का मन जीतने की जगह पर आप तो उन्हें और ज्यादा गुस्सा दिला रही हो। जाने दीजिए देवर जी, अब ऐसे घर में रहकर भी क्या फायदा जहाँ पर आपका पति ही आपका साथ ना दे। वहीं दूसरी तरफ ये सब क्या चल रहा है बेटा? हमारा ये नाटक तो किसी और दिशा में ही जा रहा है। नाटक तो ये था ना कि हम झूठ मूठ की सौतन लाएंगे और वो लड़की रजनी को जलाएगी, जिससे उसकी अकल ठिकाने पर आएगी। लेकिन यहाँ तो रजनी खुद ही घर के बाहर आंगन में रहने चली गई। हाँ अंगद, हमारा प्लान कहीं फेल ना हो जाए। यार तुम्हारी बीवी तो बहुत ही ढीठ है, उसको अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए, लेकिन वो तो और भी ज्यादा नाटक कर रही है। कोई बात नहीं हीरा, वक्त के साथ हमारा प्लान भी कामयाब हो ही जाएगा। देखना, अब से हम हर रात रजनी के सामने वॉक पर जाया करेंगे और मैं तुम्हारे लिए फूल भी लाऊंगा, जिससे उसे और जलन होगी। देखना तुम। और ठीक वही होता है। अंगद और हीरा को यूं पास आते हुए देखकर रजनी को और भी ज्यादा जलन होने लगती है। वाह बेबी, ये कितने प्यारे फूल हैं और ये तुमने मेरे लिए लाए हैं। हाउ स्वीट बेबी। अब मेरी स्वीटहार्ट के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। हाँ, चलो अब जल्दी से हग्गी दो मुझे एक, वो भी एकदम टाइट वाली। ओके बेबी। आग लगे इस हीरा को, नालायक कहीं की। कैसी औरतें हैं इस शहर में, इन्हें तो जरा भी शर्म नहीं आती, जो मुंह उठाकर दूसरों का घर तोड़ देती है। मेरे पास तो कोई और चारा भी नहीं है। मेरा मायका गांव में है और वहां अगर माई बापू को ये सब पता चल गया तो वो लोग तो उधर ही टपक जाएंगे। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी और मैं हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। इस मॉडर्न सौतन को तो मैं यहाँ से भगा कर ही रहूंगी। देठ रजनी घर के अंदर आने के लिए तैयार ही नहीं होती, इसलिए अंगद चेहरा छुपाकर चोर बनने की एक्टिंग करता है और वो रजनी को बहुत डराता है। ए लड़की, चल जल्दी से अपना सोना दे दे। अरे नहीं, ये तो चोर है। डर के मारे रजनी घर के अंदर भाग जाती है। फिर अगली सुबह, अरे अगर रात में घर में चोर आया था तो हमें आवाज कैसी नहीं आई तेरे चिल्लाने की? अगर आप घोड़े बेचकर सोए रहोगे तो आपको मेरी आवाज कैसी आएगी माँ जी? और इसलिए हम आपसे कह रहे थे भाभी कि आप घर के अंदर सोइए। अरे ये एक शहर है, गांव नहीं, जहां बाहर खटिया डालकर सो लिया जाए तो कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकेगा। यहाँ चोरों चक्के हर रात घूमते रहते हैं, इसलिए प्लीज घर के अंदर ही सोया कीजिए। खैर जो भी हो, अब मैं उदास नहीं रहूंगी। अपने पति को मैं पाकर ही रहूंगी। मॉडर्न बनने से ही सब ठीक हो ये जरूरी नहीं। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब मैं टेढ़ी तरीकों से मॉडर्न सौतन को घर के बाहर भगा दूंगी। अब रजनी हीरा को अंगद से दूर करने के लिए हीरा की तरह ही रहने लगती है। वो भी उसी तरह कपड़े सिलवाकर उसे पहनने लगती है। बाप रे, ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना, या फिर हकीकत ही है? तूने ये मॉडर्न कपड़े कैसे पहन लिए रजनी? तो बाप ही तो कहती हो ना माँ जी कि मॉडर्न और देसी दोनों का मेल होना चाहिए, इसलिए मैंने ये कपड़े पहन लिए। और उस हीरा को क्या लगा, सिर्फ वही इन कपड़ों को पहनकर जलवा दिखा सकती है क्या? अरे उसे नहीं पता कि अगर मैं मैदान में उतर गई तो अच्छे अच्छों की छुट्टी हो जाएगी। फिर ये किस खेत की मूली है? क्या बात है, ये टशन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा बहू। मैंने तो तुझे काफी समय पहले ही समझा दिया था, लेकिन तू ही अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। और तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाऊंगी। तो रजनी उन कपड़ों को पहनकर अंगद के करीब जाने लगती है। हेलो बेबी, कैसे हो तुम? ओ तेरी, क्या ये सच में तुम ही हो रजनी, या फिर तुम्हारी कोई हमशक्ल है? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी रजनी ही हूँ।
चलो ना बेबी, थोड़ी देर बाहर घूमने चलते हैं, किसी कैफे में जाते हैं। वो क्या कहते हैं उसे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। पर वो ओ कम ऑन बेबी, मैं अब भी तुम्हारी पहली बीवी हूँ, तो इतना हक तो मेरा तुम पर बनता ही है। इस तरह रजनी अब अंगद को अपने साथ लेकर जाती है। वो जानबूझकर अब उसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और उसका दिल जीतने की पूरी कोशिश में लगी रहती है। ये सब क्या है रजनी? अरे क्यों आई हो तुम हम दोनों के बीच में? तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि ये कमरा हम दोनों का है? तो कमरे में आने से पहले नॉक करके आया करो। अरे मॉडर्न जमाने का खटारा पीस, ज्यादा उछल मत। तेरा पति होने से पहले अंगद मेरा पति है, इसलिए इस पर पहला हक मेरा है। अब चल हट यहाँ से। अंगद, तुम मुंह में दही जमाए हुए क्यों खड़े हो? कुछ बोलो ना इस गवार को। ओह सॉरी, मैंने अपने आप में बदलाव ला दिए हैं और असल में अगर कोई देखकर बताएगा तो वो मेरी जगह तुम्हें ही गवार कहेगा, क्योंकि इन मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़ों में मैं किसी डिवा से कम नहीं लग रही। बहुत ही कम समय में मैंने मॉडर्न भाषा भी सीखी है, वो भी मॉडर्न तौर तरीकों से। अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मेरा मकसद पूरा हो रहा है। हीरा को देखकर चलन की मारे अब रजनी भी मॉडर्न बन रही है, टशन में ही सही, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से नहीं अपनाऊंगा, वरना इस पर इस सब का ज्यादा असर नहीं होगा। थोड़ी और अग्नि परीक्षा लेनी तो बनती ही है। अंगद, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, इसे कहो कि ये चली जाए यहाँ से। नॉनसेंस कही कि। देखो रजनी, जब तुमसे मैंने इस रूप में आने की उम्मीदें रखी थी तब तो तुम उन्हें पूरा नहीं कर पाई, फिर अब ये सब दिखावा क्यों कर रही हो? अब मैं सिर्फ और सिर्फ हीरा को ही अपनी पत्नी मानता हूँ, इसीलिए चली जाओ यहाँ से और मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप रहो, वरना चली जाओ अपने गांव वापस। ये सब सुनकर रजनी को बहुत बुरा लगता है और वो अब रोने लगती है। तभी वहां पर मालती आती है। माना की गलती मेरी ही है माँ जी, लेकिन अब मैं क्या करूं? थोड़ी सी नासमझ हूं मैं। मुझे देसी तरीके को छोड़कर मॉडर्न कपड़े अपनाने में शर्म आ रही थी, लेकिन उस नालायक टायन हीरा को जलाने के लिए मैंने खुद को पूरी तरह मॉडर्न भी बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अंगद मुझे नहीं अपना रहा। तो अब मैं क्या करूं माँ जी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे तुझे मैंने पहले ही समझाया था, लेकिन तूने किसी की भी एक नहीं सुनी। और अब मैं भी इन सब में क्या कर सकती हूँ? हम अंगद के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। उसका दिल जिसे चाहेगा वो उसी के साथ रहेगा ना। अब तो जोर जबरदस्ती उन दोनों के बीच में थोड़ी ना जा सकती है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अंगद चाहे मुझे 100 बार ही क्यों ना मना करे, लेकिन फिर भी उसका दिल जीतने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। उतने में वहां पर अंगद आ जाता है। अरे अब बस भी करो, और कितना रहोगी? मैं तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा, समझी कि नहीं? क्या? हाँ रजनी, ये सब एक नाटक था। फिर अंगद रजनी को सारी बातें बताता है। फिर सारी सच्चाई जानकर रजनी एकदम हक्का बक्का हो जाती है। शुक्रिया अंगद, मेरा दिल तो पूरी तरह टूट ही चुका था जब तुमने मुझे उसके सामने चिल्लाकर कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया। लेकिन अभी ये सुनकर कि ये सब एक नाटक था, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और सच कहूं रजनी, तो मुझे भी तुम्हें इस बदले हुए रूप में देखकर बेहद खुशी हो रही है। शुक्रिया अंगद, और मैंने भी ये सब भले ही टशन में ही क्यों ना किया हो, लेकिन इस मॉडर्न अवतार में रहते हुए मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे मन में 100 चीजें चलती रहती थी कि लोग ऐसे कैसे रह लेते हैं, पर अपने आप में बदलाव लाने के बाद मुझे समझ आ गया कि मॉडर्न होने में कुछ भी गलत नहीं है। चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, और तुम्हें सब समझ आ गया। तो इसी बात पर हम दोनों आज रात को कैंडल लाइट डिनर पर जाएंगे, और तुम एक वन पीस पहनोगी, वो भी लाल कलर का। ठीक है माय डियर हब्स।
हस्बैंड होता है वो। हाँ, ठीक है माय डियर हस्बैंड, धीरे धीरे ही सही, लेकिन देखना तुम, मैं इंग्लिश बोलना एकदम अच्छे से सीख लूंगी। ये हुई ना बात। फिर वो दोनों कैंडल लाइट डिनर करते समय पहली बार इतना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और वो दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताते हैं। अरे सांझ बेटा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि तू आखिर क्या कहना चाहती है। अरे तू यहाँ पर क्यों आई है? क्योंकि इसके पेट में दर्द हो रहा था बुआ जी। क्या? हाँ बुआ जी, 2 दिन से इसके पेट में दर्द हो रहा था। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए मैंने ही इसे सुझाव दिया और इसके साथ मैं यहाँ पर चली आई। हे भगवान, क्या करती रहती है तू सांझ बिटिया? अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देगी तो कैसे चलेगा? अरे मुझे महिमा तो अक्सर कहती रहती है कि तू तो बस अपने काम में ही व्यस्त रहती है। अरे नहीं बुआ जी, दरअसल बात ये बिल्कुल नहीं है। मैं तो अरे बुआ जी, जरा देखिए तो, कहीं आपका नंबर तो नहीं आ गया ना? क्योंकि अगर आपका नंबर निकल गया तो आपको फिर से इंतजार करना पड़ेगा। और रही बात इस छल्ली की, तो इसका ध्यान रखने के लिए मैं हूँ यहाँ पर, इसकी पक्की सहेली। इसीलिए आप एकदम बेफिक्र रहिए और सांझ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इस तरह से रोहिणी बुआ जी को भगा देती है और वो सांझ को लेकर हॉस्पिटल के बाहर चली आती है। तेरी तो अरे पगला गई है क्या तू, जो बुआ जी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने जा रही थी? हाँ तो उसमें क्या होता है, आज नहीं तो कल सबको पता चलने ही वाला है ना। तो आज पता चल गया तो क्या बुरा है उसमें? आखिर ये बात सबसे कब तक छुप के रहने वाली है? बात का बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तेरे घर पर क्या कम तमाशा चल रहा है क्या, जो बुआ जी को बताकर पूरे खानदान में कलेश करवाना चाहती है तू? पर रोहिणी, चुप हो जा सांझ, जितना कह रही हूँ उतना ही कर। और अब जल्दी से घर जा और जाकर थोड़ा आराम कर। फालतू के स्ट्रेस को अपनी जिंदगी में यूं नियोता मत दे। फिर रोहिणी सांझ को उसके घर छोड़ देती है। फिर एक दिन जब अचानक से सांझ को तेज बुखार आता है, तभी ये लीजिए दीदी, ये काढ़ा पीने से आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच रितिका। रुक जा रितिका, ये काढ़ा मुझे दे दे। इतना कहकर महिमा उसके हाथ से काढ़े का ग्लास छीन लेती है। उससे मैंने कहा था ना रितिका कि तू इस मनहूस लड़की की सेवा नहीं करेगी, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी कोई बात समझ नहीं आती। लेकिन माँ जी, दीदी बुखार से तप रही है, ऊपर से ये गर्भवती भी है, और ऐसे में अगर मैं इनकी सेवा नहीं करूँ तो फिर क्या करूँ माँ जी? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इतनी भी निर्दयी नहीं हो सकती। अरे चुप हो जा, इस लड़की ने कोई अच्छे झंडे नहीं गाड़े हैं जो तू इस पर तरस खा रही है। अरे ऐसे नालायक लोगों के साथ निर्दयी ही बनना चाहिए। ये आप क्या कह रही हो माँ? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे साथ इस तरह से पेश आओगी। जरा मेरी हालत तो देखिए, और इस हालत में भी आप मुझे दर्द देना चाहती हो। क्योंकि तो उसी लायक है। बहुत शौक है ना तुझे अकेले जीने का, तो जी अब। अरे उस दिन तो बड़े रुबाब से कह रही थी ना कि मुझे किसी के भी सहारे की कोई जरूरत नहीं है, तो अब खुद का ख्याल खुद ही रख ले। और तू रितिका, चल यहाँ से। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना चल यहाँ से, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। ठीक है माँ जी। निकम्मी कही की। फिर महिमा रितिका को अपने साथ लेकर जाती है और ये सब देखकर सांझ को बहुत बुरा लगता है और अब वो अकेली ही खुद का ध्यान रखने लगती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, सांझ के लिए उस घर में रहना बहुत मुश्किल होता जाता है। फिर एक दिन, ये ले सांझ, मैंने तेरे लिए गोंद के लड्डू बनाए हैं और साथ में थोड़े बहुत और पकवान भी हैं, जो खास तौर पर प्रेगनेंसी के वक्त होने वाली क्रेविंग के लिए होते हैं। शुक्रिया रोहिणी। हर गर्भवती महिला को उसके घर वाले गोंद के लड्डू बनाकर खिलाते हैं, लेकिन मैं कितनी बदनसीब हूँ
जो मेरे घर वाले मेरे लिए गोंद के लड्डू बनाना तो क्या, मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। खैर, वो सब छोड़ सांझ, और तू ये लड्डू खा। अरे वाह रोहिणी, मुझे पता नहीं था कि तू इतने अच्छे लड्डू बना लेती है। सच में शादी के बाद तो तुझ में बहुत से बदलाव आए हैं। हाँ सांझ, वो तो है। अब यूं ही वक्त बीतता जाता है और सांझ को अब 5वां महीना लग जाता है। और तभी देख सांझ, अब तेरा पेट भी दिखने लगा है, और ऐसे में मोहल्ले वाले ये देखकर बातें बनाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि या तो तू अपना काम छोड़ दे, या फिर तेरा काम घर से ही कर ले। क्या? हाँ सांझ, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे तेरा ये पेट लेकर बाहर जाएगी तो लोग हम पर थू थू करेंगे, इसीलिए तू घर के बाहर नहीं जाएगी। नहीं माँ, आप लोगों के रोकने से मैं नहीं रुकूंगी और मैं बाहर जरूर जाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अरे कुछ तो इज्जत रख अपने माता पिता की, या फिर हम दोनों कहीं जाकर अपनी जान ही दे दे। देखिए माँ, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए और जो सच है उसे स्वीकार कीजिए। और वैसे भी आज नहीं तो कल सबको पता चलने ही वाला है। और मैं क्या कोई दूध पीती हुई बच्ची हूँ क्या? और मैंने क्या कोई किसी का खून किया है क्या? या फिर कहीं जाकर बहुत बड़ा डाका डाला है? मैं माँ बनने वाली हूँ और 5 महीनों से आप सब मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे हो जैसे कि मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। अरे तूने गुनाह ही किया है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है तूने, और तुझ जैसी औलाद किसी को नहीं होनी चाहिए। प्लीज पापा, ऐसे मत बोलिए ना। अगर एक नजरिए से देखा जाए तो दीदी भी गलत नहीं है, पर अब जो हुआ सो हुआ। आखिर कब तक हम एक ही बात को लेकर बैठेंगे? कभी ना कभी तो दुनिया को पता चलने ही वाला है, तो अभी से छुपाकर क्या फायदा है? तू बीच में मत बोल अक्षत, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और तू सांझ, चुपचाप घर पर बैठ, काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, मैं तो काम पर जाकर ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है मुझे। सांझ घर वालों के सामने से होकर घर के बाहर निकलती है और ये सब देखकर भूपेंद्र और महिमा का खून खोल उठता है। अब जब सांझ गली में निकलती है तभी सभी औरतें उसका पेट देखकर हैरान रह जाती हैं। हे भगवान, देख तो किशोरी, ये महिमा की बेटी तो कुंवारी होते हुए भी गर्भवती बन गई है। ना जाने कहाँ जाकर इसने अपना मुंह काला किया है। अरे इसने तो सारी बेशर्मी की हदें लांघ दी है। नहीं किशोरी काकी, आपका अनुमान गलत है। मैंने कोई मुंह काला नहीं किया है, बल्कि मैंने तो टेस्ट ट्यूब पे भी किया है। और बेशर्म मैं नहीं हूँ, बल्कि आप जैसे लोगों की घटिया सोच है। क्या? अरे देखो तो, ऐसे कैंची की तरह जुबान चला रही है ये लड़की। खुद ने तो इतना बड़ा कांड किया है और ऊपर से हमें होशियारी दिखा रही है। अरे ऐसे लोगों को तो मोहल्ले में रहने ही नहीं देना चाहिए। बस रूपमती काकी, ये मोहल्ला आपके पिताजी का नहीं है। सांझ का इस तरह से मुंह तोड़ जवाब सुनकर वो औरतें उसका मुंह देखते ही रह जाती है। और फिर बाद में मोहल्ले वाले जाकर महिमा और भूपेंद्र को खूब सुनाते हैं। जिसे देखो वो मुझे कॉल करके सुना रहा है, सबके सब नाम रख रहे हैं। अरे इस लड़की ने तो हमें पूरी तरह बदनाम करके रख दिया है। मैंने कहा था उसे कि मत निकल घर से बाहर, लेकिन नहीं, हमेशा की तरह उसने मेरी कोई बात नहीं मानी और जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। मैं तो कहती हूँ कि चलिए हम लोग गांव चले जाते हैं। अरे यहाँ तो हमारी इज्जत की हर तरह से धज्जियां उड़ चुकी है, इसलिए अब यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं है। अरे ये तुम कैसी बेतुकी बातें कर रही हो महिमा? सब कुछ छोड़कर गांव चले जाना इतना भी आसान नहीं है। वही तो माँ, अरे मेरा तो ऑफिस यहीं पर है, तो गांव जाकर मैं क्या करूंगा? फिर एक दिन जब महिमा बाहर सब्जी लेने निकलती है तभी अपनी बेटी को समझा कर रख दे महिमा। आजकल तो वो बहुत तेज हो गई है और उसके ये चाल चलन देखकर
कहीं हमारे नौजवान बच्चे बिगड़ ना जाए। और नहीं तो क्या, बड़ी आई टेस्ट ट्यूब बेबी करने वाली। अरे जरूर उसका बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा। हो ना हो महिमा, दाल में जरूर कुछ काला है जो तू समझ नहीं पा रही। हाँ महिमा, अरे तेरी लड़की तो बहुत चंट है। उसे अच्छी तरह से पता है कि किसे किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है, और ये बात तो उसके बातों से ही पता चलती है। कितनी बेबाक और मुफ्त है वो लड़की। महिमा चुपचाप उन दोनों की बातें सुनकर लेती है और फिर उस दिन के बाद से वो घर के बाहर जाना बंद कर देती है। अरे माँ जी, कम से कम थोड़ा वॉक तो करके आइए। डॉक्टर ने क्या कहा है पता है ना आपको? अरे आपको रोजाना आधा घंटा तो वॉक करना ही चाहिए, और आप अगर इसी तरह से घर में बैठी रहोगी तो उसका बुरा असर आपकी तबीयत पर हो सकता है। अरे बाहर जाकर तो मैं कौन सा ठीक होने वाली हूँ? उल्टा बाहर जाकर तो मेरी मानसिक हालत खराब होगी। जहां जाओ वहां पर लोग ताने कसेंगे, बुरा भला बोलेंगे। अरे इस लड़की ने हमें कहीं जाने लायक छोड़ा है क्या? खुद तो घर में बैठती नहीं है और उसकी वजह से हमें घर में बैठना पड़ रहा है। किसी ने आपके हाथ पांव बांध कर रखे हैं क्या माँ? और आपको फर्क क्यों पड़ता है? लोगों का तो वही काम होता है कि किसी के भी ऊपर बातें बना, फिर चाहे कोई अच्छा हो या बुरा हो। अरे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो हमें पड़ता है ना माँ। इसीलिए हमें उनकी बातों पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए। तेरा फालतू का ये ज्ञान तेरे पास ही रख और दफा हो जा मेरे नजरों के सामने से। अरे तेरी शक्ल देखने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। नफरत सी हो गई है मुझे तुझसे। महिमा की ये बातें सुनकर सांझ को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दोपहर, कौन चाहिए भैया आपको? जी सांझ जी ने मुझे आपके घर पर एसी रिपेयर करने के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा है कि जब वो ऑफिस में रहेगी तभी दोपहर में आकर मुझे एसी ठीक करके जाना है। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल, आइए ना। नहीं, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। कोई एसी वगैरह रिपेयर नहीं होने वाला यहाँ पर। लेकिन माँ जी, दीदी को रात में सोने में तकलीफ हो सकती है। पहले ही इतनी जानलेवा गर्मी है, इसीलिए प्लीज माँ जी, इन्हें दीदी के कमरे का एसी ठीक करने दीजिए। मैंने कहा ना, कोई एसी रिपेयर नहीं होगा, और उस नालायक को तो गर्मी में ही सोने दे। इस तरह से महिमा उस आदमी को वहां से भगा देती है, और जब ये बात सांझ को पता चलती है तब वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। आपको क्या दिक्कत है माँ? चैन से मुझे जीने क्यों नहीं दे रही आप? और आपको ये बात अच्छे से पता है कि मुझे गर्मी में कितनी तकलीफ होती है, तो आपने उस आदमी को वापस क्यों भेज दिया? अरे तुझे तो बस तेरी ही तकलीफ की पड़ी है, लेकिन तेरे कारण हमें कितनी तकलीफ हो रही है उसका क्या? बस बहुत हुआ माँ, अब से मैं इस घर में रहूंगी ही नहीं। जा रही हूँ मैं यहाँ से, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अरे ये आप क्या कह रही हो दीदी? प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिए, रुक जाइए। और ऐसी हालत में आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं अक्षत, ये घर अब मेरा नहीं रहा। इतने दिनों तक मैंने हर एक बात टाली, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, और जहाँ मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की इज्जत नहीं की जाएगी, वहां पर मैं एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती। अरे जा जा, दफा हो जा अभी के अभी। उल्टा अच्छा ये है, अगर तू हमसे दूर रहेगी तो हमारी इज्जत पर कोई आँच नहीं आएगी। फिर चाहे तेरा अच्छा हो या बुरा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे तू किसी बला से कम नहीं है, इसीलिए हम तो यही सोचेंगे कि बला टल गई। थैंक यू सो मच पापा, आज तो आप मेरे मन से हमेशा हमेशा के लिए उतर चुके हो। रोते रोते सांझ घर छोड़कर चली जाती है। मैं नहीं जानती रोहिणी कि मैंने घर छोड़कर सही किया है या गलत किया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे लिए आत्मसम्मान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अरे इतने दिनों से मैं यही सोचकर हर एक चीज नजरअंदाज करती रही कि वो दोनों मेरे माता पिता हैं,
लेकिन अब उन दोनों ने मुझे खो दिया है और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनके दरवाजे पर वापस कभी नहीं जाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ सांझ, और तू हिम्मत रख। तूने जो भी फैसला लिया है एकदम सही लिया है, और मैं हूं ना तेरे साथ। तू अकेली नहीं है, और ये तेरा ही घर है। इसीलिए तुझे यहाँ पर जितने भी दिन रहना है, तू यहाँ पर आराम से रह सकती है। नहीं रोहिणी, मैं यहाँ पर बस तब तक रहूंगी जब तक मुझे नया घर नहीं मिल जाता। नया घर? हाँ रोहिणी, मुझे कोई किराए का घर ढूंढ कर दे दे। तेरे पहचान में तो कई सारे एजेंट्स हैं ना, तो तू उनसे बात करके देखना। मुझे 2 दिन के अंदर अपने घर पर शिफ्ट होना है, क्योंकि अब बहुत हुआ। मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहती हूँ, वो भी सही मायनों में, अकेले रहकर। 24 घंटे के लिए मैं एक मेड रख लूंगी, लेकिन अब किसी अपने का सहारा बिल्कुल नहीं लूंगी। ठीक है सांझ, मैं जानती हूँ कि मेरे रोकने से तो नहीं रुकने वाली। इसीलिए मैं तुझे नया घर ढूंढकर जरूर दिलाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना, तू चाहे कहीं पर भी रहे, लेकिन मैं बस एक कॉल की दूरी पर हूँ। इसीलिए अगर तुझे कुछ भी लगे तो फौरन मुझे कॉल करना। हाँ रोहिणी, जरूर। फिर अगले सुबह, अरे रोहिणी, ये हम कहाँ पर आए हैं? अरे इसी एरिया में मिस्टर शेखावत रहते हैं। उनका एक बड़ा सा घर है, और वो अपने घर पर लोगों को रहने की जगह भी देते हैं। इसका मतलब तू पेइंग गेस्ट के तौर पर वहां पर रहेगी। बहुत भला आदमी है वो। ठीक है रोहिणी। फिर जब सांझ मिस्टर शेखावत को देखती है, तब वो एकदम हैरान रह जाती है। अरे क्या हुआ तुझे सांझ? तू इतना हैरान क्यों हो गई? अरे मुझे लगा कि मिस्टर शेखावत मेरे पापा की उम्र के होंगे, लेकिन ये आदमी तो मेरी ही उम्र का लग रहा है, और एक अकेले आदमी के साथ मैं कैसे रहूंगी? अरे तो उसमें क्या हुआ? और तू ही तो कहती है ना कि तेरी सोच तो बाकी लोगों की सोच से काफी अलग है। तो फिर तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? अरे मेरा मतलब ये है कि इससे पहले मैं किसी आदमी के साथ इस तरह से अकेले नहीं रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। खैर, अगर तूने ढूंढा है तो वो आदमी अच्छा ही होगा, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चल, वो आदमी भी यही सोच रहा होगा कि ये दोनों आपस में क्या बड़बड़ा रही है। हाँ सांझ, ये बात तो है। अब रोहिणी सांझ को वही छोड़कर चली जाती है, और अब उस घर में सांझ एक नौकरानी और मिस्टर शेखावत के साथ रहती है। फिर रात में, अरे मिस्टर शेखावत, आप यहाँ पर आइए ना, मैं तो बस अभी सोने ही जा रही थी। अरे नहीं सांझ, प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये गार्डन जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। इसलिए प्लीज बैठे रहिए। ठीक है मिस्टर शेखावत। वैसे आपको यहाँ किसी चीज की दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अरे नहीं नहीं, उल्टा यहाँ पर तो सब परफेक्ट है। मंजू दीदी भी बहुत अच्छी है, मेरा अच्छे से ख्याल रखती है, और आपका घर तो बहुत सुंदर और साफ सुथरा है। घर के किसी भी कोने में जरा सी भी धूल नहीं है। जी शुक्रिया। वैसे अगर आपको कुछ भी लगे तो आप मुझे बेझिझक होकर बता सकती हो। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे आप तो दिन भर घर पर ही रहते हो, तो आपका काम, आपके सोर्स ऑफ इनकम केवल यही है या फिर कुछ और भी है? जी मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, और मेरी 2 दुकानें भी हैं, तो मेरे अकेले का तो अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। क्या बात है, और अकेले? मेरा मतलब आपका परिवार। हाँ, लेकिन अब नहीं रहा। मतलब? 3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरी मॉम, डैड और मेरी बीवी की मौत हो गई। ओह गॉड, आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। मेरी तो नई नई शादी हुई थी, वो भी अरेंज मैरिज थी। मेरी बीवी और मैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर अब जो हुआ सो हुआ, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। हिम्मत रखिए मिस्टर शेखावत। वैसे आप मुझे मिस्टर शेखावत मत बोलिए, मेरा नाम विहान है, तो आप मुझे विहान बोल सकती हो। ठीक है विहान। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकता हूँ
कि आप इस तरह से प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी यहाँ अकेले रहने क्यों आई हो? आपकी फैमिली और आपका हस्बैंड, वो सब कहाँ पर है? वो दरअसल। फिर सांच विहान को अपने बारे में सब कुछ बताती है और उसकी कहानी सुनकर विहान को बहुत बुरा लगता है। आपकी सोच को सल्यूट है, क्योंकि ऐसी बहुत कम लड़कियां हैं जो इस तरह से अपने आप के लिए खड़ी रहती है। और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि आपके परिवार को भी आपका साथ देना चाहिए था। कोई बात नहीं विहान, मैं अकेली ही काफी हूँ। जी, और आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। जैसे रोहिणी आपकी अच्छी दोस्त है, वैसे ही मुझे भी आप अपना दोस्त समझ सकती हो। हाउ स्वीट विहान, थैंक यू सो मच। अब सांझ और विहान के बीच में एक अच्छा नाता जुड़ने लगता है। फिर अगले दिन, ये देखो मैडम, साहब ने आपके लिए ये फल लाए हैं और कहा है कि आज से आपको जो भी पसंद है वही खाने में बनाया जाए। अरे वाह, ये विहान भी ना सच में बहुत अच्छा आदमी है। हाँ मैडम, बहुत ही नेक दिल है साहब। जो भी किराएदार यहाँ पर रहने आता है वो तो उन्हें अपने घर के सदस्य की तरह ही रखते हैं, और आपके लिए उन्होंने कुछ ज्यादा ही देखरेख करने के लिए कहा है मुझे, क्योंकि अब आप 2 जान की हो ना, इसीलिए। सांझ को वहां पर रहते हुए बहुत अच्छा लगने लगता है। वही दूसरी तरफ, अरे महिमा, तूने अपनी बेटी को इस तरह से घर के बाहर कैसे निकाल दिया? और नहीं तो क्या, और ऐसी निर्दयी दुनिया में अकेली लड़की का रहना सही नहीं है। और उस पर तो तेरी सांझ गर्भवती भी है। तुम दोनों की तो ऐसी की तैसी। अरे जब वो लड़की यहाँ पर थी तब उसके बारे में भर भर के बुराई कर रहे थे, और अब जब वो यहाँ से चली गई है तब तुम दोनों ऐसे बोल रही हो। इतनी दोगली औरत हो तुम दोनों। ये तू क्या बोल रही है महिमा? अब कितना भी कह लो, वो आखिर ठहरी तो तेरी संतान ही ना, और उसे इस हालत में अकेले छोड़ना सही नहीं है। और हम कोई दोगली औरत नहीं है। कुछ भी बोलने से पहले जरा सोच लिया कर। अरे कुछ भी बोलने की आदत मुझे नहीं है, बल्कि तुम जैसी नालायक औरतों को है। अब और दिमाग खराब मत करो तुम दोनों मेरा, वरना कसम ऊपर वाले की मैं तुम दोनों का भरता बना दूंगी। अरे अब ये क्या भला बात हुई? तू अगर हमारा भरता बनाएगी तो हम तेरी चटनी बना देंगे, और नहीं तो क्या। अरे तुम दोनों की औकात नहीं है मेरी चटनी बनाने की। तभी वहां पर रितिका आती है। हे भगवान, माँ जी और काकी जी, प्लीज मत लड़िए। और काकी जी, आप दोनों यहाँ से चली जाइए, प्लीज काकी जी। इस तरह से रितिका उन तीनों को झगड़ने से रोक लेती है। और फिर कुछ दिनों के बाद अक्षत और रितिका दोनों सांझ को कॉल करके उसके नए घर में उससे मिलने चले जाते हैं। तुम दोनों को यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अरे ये आप कैसी बातें कर रही हो दीदी? माँ और पापा तो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, इसीलिए उन्हें समझने में वक्त लगेगा। और कितना वक्त लगेगा अक्षत? अरे अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कौन करता है? खैर, वो दोनों भले ही आपसे दूर हो चुके हैं, लेकिन हम दोनों आपके पास है ना, इसीलिए कभी भी आपको कुछ भी लगे तो हमें बेझिझक होकर बताइए। हाँ रितिका, जरूर। समय यूं ही गुजरता जाता है, और ऐसे ही एक रोज, हे भगवान, मुझे आज की आज ही ये फाइल कंप्लीट करनी है। पता नहीं कैसे होगी, ऊपर से बहुत हेडेक भी हो रहा है। क्या करूं अब मैं? तुम चिंता मत करो सांझ, मैं हूं ना। अरे विहान, आप यहाँ पर? जी, आप प्लीज सो जाइए। और रही बात आपकी इस फाइल की, तो मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ आपके काम के बारे में, इसीलिए आप फिक्र मत कीजिए। अरे नहीं नहीं, आप खामखाम मेरे कारण दिक्कत क्यों ले रहे हो? आप सो जाइए, मैं कर लूंगी अपना काम। और पूछने के लिए थैंक यू सो मच। नहीं सांझ, ऐसा मत कहिए, और आप प्लीज आराम कीजिए। और मैंने आपकी बात पूरी सुन ली थी कि आपको अभी सर दर्द हो रहा है, इसलिए इस समय पर आपका सोना बहुत जरूरी है।
थैंक यू सो मच विहान। सच में आप एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो। उफ वो सांझ, चलिए अब मेरी तारीफें करना छोड़िए और कंबल ओढ़कर आराम कीजिए। फिर विहान आधी रात जागकर सांझ का काम पूरा कर देता है। इस तरह से वो हर समय उसका ध्यान रखता है और दोनों के बीच की दोस्ती गहरी होने लगती है। ऐसे ही एक रोज। क्या कहा? वो किसी आदमी के साथ रह रही है? हाँ माँ, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है भला? वो वहां पर एज अ पेइंग गेस्ट रह रही है। बेशरम आदमी! अरे तुझे क्या जरूरत थी उस लड़की से बात करने की? जब हमारा उससे नाता टूट चुका है तो तुझे उससे नाता रखने की क्या जरूरत थी? ये आप क्या बोल रही हो माँ? बस कहने से कोई नाता टूट जाता है क्या? और वो मेरी बड़ी बहन है। अब तू भी उसी के नक्शे कदम पर चलने लगा है। जरूर उस आदमी का ही बच्चा होगा उसके पेट में, इसीलिए वो निर्लज्ज लड़की उसके पास रहने गई है। छी! और कितना गिरेगी वो नालायक लड़की। बस कीजिए माँ, जो मन में आए बोले जा रही हो आप। अरे दीदी का उस आदमी के साथ वैसा कोई रिश्ता नहीं है। और अब तो मुझे यही लगता है कि दीदी ने जो किया है वो सही किया है। और रही बात दीदी से बात करने की, तो आपके दबाव में आकर मैं दीदी के साथ कोई नाता नहीं तोड़ूंगा। मैं और रितिका उनका साथ हमेशा देंगे। अक्षत की ये बातें सुनकर महिमा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये लड़की तो घर छोड़कर गई है, फिर भी हमारा जीना दुश्वार करके रखा है उसने। चुनौती कही की। फिर एक रोज। यार रोहिणी, मैं तो यहाँ पर बहुत खुश हूँ। सच में ये जगह तो बहुत ही मस्त है यार। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। हाँ रोहिणी, मंजू दीदी और विहान दोनों भी बहुत अच्छे लोग हैं और उन दोनों के साथ रहकर मुझे बहुत अपनापन महसूस होता है। हाँ सांझ, वैसे मैं बिहान को काफी समय से जानती हूँ। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। वैसे सच कहूँ तो उसकी और तेरी सोच एकदम एक बराबर है। हाँ रोहिणी, और शायद इसीलिए हम दोनों की इतनी जम रही है। हाँ सांझ, दोस्त के तौर पर वो तेरा हमेशा साथ देगा। ही इज द बेस्ट। वो तो है। मुझे तो मेरे अपनों ने पराया ही कर दिया, लेकिन परायों की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिला है। वो विहान सांझ के साथ चेकअप के लिए भी जाया करता है। फिर एक रात अंधेरे में विहान किसी से टकरा जाता है। अरे नहीं! ओ गॉड! आप यहाँ पर, वो भी इस समय? वो दरअसल मुझे वॉक पर जाना था। घर में बहुत घुटन महसूस हो रही थी ना, इसलिए मैं बाहर जा रही थी। लेकिन इतनी रात को अकेले कैसे बाहर जाओगे आप? ओ हेलो, मैं कोई बेचारी अबला नारी थोड़ी ना हूँ। मैं अकेले बाहर कहीं भी जा सकती हूँ। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं जानता हूँ कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हो, पर फिर भी आप गर्भवती हो और मेरे घर के आसपास का रास्ता रात के समय पूरा सुनसान रहता है। इसीलिए इस समय आप बाहर नहीं जा सकती। पर फिर भी अगर आपको जाना है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे नहीं विहान, इट्स ओके। मेरे लिए इतनी तकलीफ मत लीजिए। मैं अकेली चली जाऊंगी। नहीं सांझ, मैंने कह दिया सो कह दिया। अब चलिए, जिद मत कीजिए। ठीक है विहान। फिर सांझ और विहान दोनों वॉक पर जाते हैं और चलते चलते वो दोनों खूब बातचीत करते हैं। तो सांझ, आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है क्या? नहीं विहान, मुझे सिंगल रहना ही पसंद है, क्योंकि मेरी सोच से मैच करने वाला आदमी अभी तक मुझे नहीं मिला। और अगर कोई मिलेगा तब मैं सोचूंगी उसके बारे में। वैसे सांझ, अगर मैं कहूँ कि आप मुझे पसंद हो और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ तो? क्या? हाँ सांझ, ये सच है। पता नहीं कब और कैसे हुआ, पर मुझे आपसे प्यार हो चुका है। आपकी सोच और आपका जीना मुझे सब कुछ भा गया और मैं आपको आपके होने वाले बच्चे के साथ स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ये बात मैं अपने दिल में नहीं रख पाया। विहान, वो मैं वो ओह गॉड,
मैंने आपके लिए कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर दी। सच में मैं तो एक नंबर का बुद्धू हूँ। अरे नहीं विहान, इनफैक्ट आपने अपने दिल की बात बताकर बहुत अच्छा किया और मैं आपके जज्बातों की इज्जत भी करती हूँ। लेकिन माफ करना विहान, बदले में मैं आपको प्यार नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैंने आपको उस नजरिए से कभी नहीं देखा। कोई बात नहीं सांझ, मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए आप ऑकवर्ड मत फील कीजिए और इस बारे में भूल जाइए। हम दोनों बस दोस्त ही रहेंगे, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सांझ को भी विहान का स्वभाव अब पहले से भी और ज्यादा भाने लगता है। शायद विहान ही है वो आदमी जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। अगर देखा जाए तो इसकी सोच मेरी ही तरह है, लेकिन फिर भी मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है क्योंकि शादी तो एक बहुत ही बड़ा फैसला होता है। सांझ अब सोच में पड़ जाती है। वही दूसरी तरफ, हे भगवान, ये देखिए भूपेंद्र जी, कोई हमारे दरवाजे पर चिट्ठी छोड़कर गया है और ये चिट्ठी सांझ ने लिखी है। क्या? हाँ भूपेंद्र जी, और इसमें ये लिखा है कि वो हम सबको छोड़कर जा रही है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि उसे हमने कभी समझकर नहीं लिया। दुनिया से तो उसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमने तो उसका कभी साथ नहीं दिया। नहीं महिमा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी सांझ हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अक्षत बेटा, इससे पहले कि देर हो जाए हमें ले चल उसके पास। फिर वो सब लोग सांझ के पास पहुंच जाते हैं और उन सबको देखकर सांझ चकित रह जाती है। क्या? मैंने तो ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी पापा, और मैं किसी को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। तो फिर ये चिट्ठी किसने छोड़ी हमारे दरवाजे पर? मैंने पापा जी। क्या? हाँ पापा जी, अपनी संतान को खोने से बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता, और दीदी की अहमियत समझाने का यही एक तरीका था। मैं जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों दीदी से बहुत प्यार करते हो और उनकी जान से बढ़कर आप दोनों के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा गलत था, पर ये करना बहुत जरूरी था। तू माफी मत मांग बहू। अरे आज तूने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। अरे तेरे इस नाटक से ही हमें एहसास हुआ है कि हमारी बेटी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ सांझ बेटा, अरे दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन अब हम तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और तुझे तो हम कभी खो नहीं सकते। माफ कर दे बेटा, हमने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। माफी मत मांगिए माँ, उल्टा मुझे तो बहुत खुशी है कि आखिर आप दोनों यहाँ पर आ ही गए। पर मैं भी आप लोगों को एक खबर देना चाहती हूँ कि मैं अब शादी करने वाली हूँ, वो भी विहान से। फिर सांझ विहान के बारे में अपने घर वालों को बताती है और उन लोगों को भी विहान बहुत पसंद आता है। मैंने बहुत सोचा विहान, और मुझे भी इस बात का एहसास हो चुका है कि वो आप ही हो जो मेरे लिए सही हो। तो क्या आप मुझसे शादी करोगे? बिल्कुल सांझ, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। इस तरह से अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और सांझ विहान से शादी करके अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहती है।